दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता आज के समय में है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और जो हमारी पार्टी को इग्नोर कर रहा है वो ये समझ जाए कि हम सैलाब हैं, सैलाब चट्टान नहीं रोक पाते तो ये दीवारें भी नहीं रोक पाएंगी। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के चीफ, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार में भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने 40 सीटों पर उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी ने 40 सीटों का लिस्ट जारी कर दिया है। वहाँ प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं और ये इशारा कर दिया गया है कि उन तमाम 40 सीट पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। और ये खबर भी आई है कि जिन प्रभारियों का नाम ऐलान किया गया है, हो सकता है कि वही प्रभारी प्रत्याशी भी बन सकते हैं। हमने सोशल मीडिया पर जब खंगाला तो देखा कि 60 और सीटों का ऐलान करने की तैयारी आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से हो रही है, यानी कि 100 सीट पर चंद्रशेखर आज़ाद बिहार में ताल ठोकने जा रहे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद मौजूद हैं। हम इनसे इस मौजू पर बात करेंगे। जौहर आज़ाद साहब, आप लोगों ने 40 सीट तो जारी कर दिया है और ख़बर आ रही है कि 60 और सीटों का लिस्ट आप जारी करने वाले हैं। क्या 100 सीटों पर लड़ाई लड़ने की तैयारी आप मुकम्मल कर चुके हैं? देखिए, तैयारी 243 की है। मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज से नहीं, 1 वर्ष पहले से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ और हमारी पार्टी जानती है। भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने हमेशा ये निर्देश हम लोगों को दिया कि बिहार में जिस तरह से अत्याचार और शोषण बढ़ा, जिस तरह से हत्याएं बढ़ी, जिस तरह से मुसलमानों के और दलितों के पे अत्याचार और शोषण, मतलब इतना आपने बिहार में कभी सुना नहीं होगा। कोई ऐसा दिन नहीं बचता जब हत्याएं नहीं होती। पटना में आप देखिए कि इतने मशहूर डॉक्टर की हत्या कर दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे, वो नेता भी थे। तो अब आप ये सोचिए कि ऐसे में किसी को जो दर्द हमारे सीने में, जो विचारधारा भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने दी, जो शिक्षा दिया, जो कैडर तैयार किया, वो यही है कि हमें हर हाल में समाज के लिए लड़ना है, चाहे हमें जेल जाना पड़े या गर्दन कटाना पड़े, लेकिन हर मजलूम की आवाज़ बननी है, उनकी ताकत बननी है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष दोनों का चुप रहना, दोनों का सिर्फ शुद्ध राजनीति करना, दोनों का सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए लड़ना, ऐसे में हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम शोषित वंचित समाज की आवाज़ बने। और ये तैयारी सिर्फ हमारी नहीं है, ये तैयारी समाज की है। शोषित वंचित समाज ने फ़ोन करके मुझसे कहा कि अगर आपकी पार्टी और संगठन चुनाव में नहीं आता है तो हमारी आवाज़ कौन बनेगा। 40 सीट से बौखलाहट जिनमें भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते हैं। और 60 सीट हम 10 तारीख को ऐलान कर देंगे। मतलब 100 सीटों पे विधानसभा प्रभारियों की सूची पूरे बिहार को मिल जाएगी, पूरे देश को मिल जाएगी। 243 पर आपकी तैयारी है, लेकिन 100 पर आप लड़ने जा रहे हैं। देखिए, मैं ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से चर्चा के उपरांत मैं ये आपको बता सकता हूँ कि भाई का ये कहना है कि आप इतनी ही सीट पे लड़ो जिससे भाजपा को हराने में, ध्रुवीकरण को रोकने में हम कामयाब हो सकें। और सब जानते हैं पूरे बिहार के राजद या इंडिया अलायंस इस समीकरण में नहीं है कि वो भाजपा को हरा सके। राजद या कांग्रेस या माले ये बार बार दावा कर रहे हैं सरकार बना लेंगे। ये खोखले दावे हैं, क्योंकि हम समाज के बीच जाते हैं, हम गांव में जाते हैं, हम गांव में ऐसी जगह जाते हैं जहां सड़कें नहीं बनी, जहाँ पानी नहीं मिला, जहाँ बिजली पूरी तरह से नहीं है। हम बाढ़ में जाते हैं, जहाँ कमर से ऊपर पानी में डूबकर मदद के लिए जाते हैं, उनको पूछने जाते हैं। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं कि दलितों का, अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत वोट उनको मिलने जा रहा है और उनके पास कौन सा ऐसा चेहरा है जो अनुसूचित जाति के बड़े वोट को, जो 22% है, उस 22% में मैं आपको कहता हूं कि 2% वोट भी इंडिया अलायंस बिहार में नहीं ले पाएगी, चाहे कांग्रेस जितनी रणनीति बना ले, लेकिन वो चेहरा और वो नाम उनके पास नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी दलित समाज से हैं। इससे पहले भी लगातार दलित मुख्यमंत्री, दलित प्रदेश अध्यक्ष होते रहे हैं कांग्रेस के ज़रिए से। अभी के प्रदेश अध्यक्ष भी
दलित समाज से हैं, उसमें भी रविदास कम्युनिटी से आते हैं और हमने देखा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बड़ी तादाद में दलित एक्टिविस्टों ने बिहार के अलग अलग ज़िलों में कांग्रेस ज्वाइन किया है। अब कैसे करें, उनके पास लीडरशिप नहीं है। कौन है? मैं कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूँ कि नए बड़े लीडर में से 10 नाम की वो घोषणा कर दें कि ये 10 बड़ा नाम मुसलमानों का और दलितों का जो कांग्रेस में उनके या रणनीति बदलने के बाद से जो शामिल हुआ हो। एक भी नाम वो नहीं दे पाएंगे। मैं 10 नाम, शायद उनके लिए आंकड़ा बड़ा होगा। दूसरी बात, उनके प्रदेश अध्यक्ष को मैं बधाई देता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो किनके हाथ में कठपुतली हैं और कितनी आज़ादी से वो काम कर पाएंगे, और वो कांग्रेस में रहकर बिहार में कितने लोग उनको जानते हैं, क्या सेवाएं। इसकी कठपुतली बता रहे हैं आप? कहीं आप जो अल्लाह वरू प्रभारी हैं बिहार के, अपर कास्ट कम्युनिटी, सवर्ण कम्युनिटी से आते हैं, उनकी तरफ तो इशारा नहीं है आपका? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम लेने से वो बिहार में और थोड़े बहुत जाने जाएं, लेकिन मैं कांग्रेस की रणनीति पे बात कर रहा हूँ, मैं राजद की रणनीति पे बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये कह देने से कि सरकार बन जाएगी। आप ये बताओ कि इंडिया अलायंस के अगर लोगों को जगह नहीं देती, प्रतिनिधित्व नहीं देती, दलित समाज और मुस्लिम समाज के नेतृत्व नहीं देती, तो ये बताइए कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, ऐसे में जब नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने का चांसेस 1% भी नहीं है, तो ये माना जाएगा कि अब भाजपा पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लेकर, जो जदयू को कब्जा कर चुकी है अंदर अंदर, उनके सारे सांसद भाजपा से हाथ मिला चुके हैं। ऐसे में अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो आप बताइए कि तेजस्वी यादव या कांग्रेस को कौन सा घाटा या नुकसान होगा? नुकसान समाज को होगा, नुकसान मुसलमान और दलितों को होगा, जिनके मोहल्लों में बुनियादी सुविधाएं नहीं आ रही है। आप ये बताइए। आप कहेंगे कि मोहल्लों में बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं, उनका नुकसान होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी और अक्सर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन, खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड है, उधर लोजपा है, इस वजह से एनडीए गठबंधन को दलितों का वोट मिलता रहा है। तो फिर दलित का वोट मिलने के बावजूद आप कह रहे हैं कि दलितों के बीच काम नहीं हुआ है? नहीं, यही तो कह रहा हूँ कि दलित समाज मजबूरन, जब इंडिया अलायंस में वो वोट नहीं देना चाहते तो वो मजबूरन एनडीए अलायंस की तरफ जाते हैं। लेकिन आप जिन दोनों का नाम लिया, उन दोनों को ये समाज भी समझ चुका है कि ये लोग जाति के नाम पर हमें एनडीए के हाथ में बेच रहे हैं और परिवार को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। समधन को, दामाद को, बेटी को, बेटे को, बहू को, सबको नौकरी, सरकारी नौकरी ये विधानसभा और लोकसभा में दे देंगे या चेयरमैन बना देंगे। ये समाज समझ चुका है। क्या दलितों के लीडर अब जो है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार नहीं रहे? देश का, दलितों का, मुसलमानों का, पिछड़ों का अगर कोई सबसे बड़ा नेता आज के समय में है तो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। और जो हमारी पार्टी को इग्नोर कर रहा है वो ये समझ जाए कि हम सैलाब हैं, सैलाब चट्टान नहीं रोक पाते तो ये दीवारें भी नहीं रोक पाएंगी। अभी आपने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात भी किया, दलित रिप्रेजेंटेशन की बात भी किया। कभी रामविलास पासवान ने कहा था लालू यादव से कि मुस्लिम डिप्टी सीएम बनाया जाए। अभी खबर आ रही है कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। वैसे में कुछ लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं तो मुसलमान डिप्टी सीएम क्यों नहीं हो सकता है? भाई, मैं यही तो समझ नहीं पाता कि मुसलमानों ने सवाल करना क्यों बंद कर दिया, ये खामोश वोटर क्यों बन गए। इनको ये क्यों नहीं सवाल में आता कि 20%, हालांकि 18% मैंडेट इन लोगों ने सर्वे में बताया, लेकिन मैं जानता हूँ कि बिहार की आबादी मुसलमानों की 20% है। 20% की आबादी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बन सकता, 20% की आबादी उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, 20% की आबादी का 20% मंत्री नहीं बन सकता। लोकसभा में अगर किसी की टिकट काटी जाएगी तो मुसलमानों की काटी जाएगी। मुझे ये बताइए कि नुकसान सिर्फ भाजपा से हो रहा है? जो शासन में नहीं होता उस पे शोषण होता है। ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर जी हम हमेशा अपने भाषणों में ये कहते हैं। मुसलमानों को अपना शासक बनने के लिए हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। और आप देखें कि 40 सीट में हमने 10 सीट का ऐलान मुसलमान प्रत्याशी किया है। 100 में कितने लोग होंगे? 100 में हमारा प्रतिशत 20 से भी ज़्यादा होगा मुसलमानों का। और 2020 में भी हमने 33 टिकट मुसलमानों को दिया था। तो हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे
और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि जो शोषित वंचित समाज है, जो मज़दूर है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, जो छात्र है, वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रहा है और जुलाई 10 के बाद बिहार के विधानसभा में जाएंगे। और 100 के बाद भी मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमें लगा कि राजद मजबूत स्थिति में नहीं है तो हम पूरी 243 सीट की तैयारी कर रहे हैं, हम पूरी 243 सीटों पे जाएंगे। आप लोग 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं, राजद भी और महागठबंधन भी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट रिव्यू का ऐलान कर दिया है, जिसको आप तमाम लोग, आपने भी लेटर लिखा, आज़ाद समाज पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन को, महागठबंधन के लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं, दीगर जो विपक्षी पार्टियाँ वो भी आवाज़ उठा रही है और नेशनल लेवल पर इस पर बात हो रही है। दिल्ली में कई सारे प्रोग्राम जिसको लेकर के चंद दिनों में हो चुके हैं, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, ये सरासर गुंडागर्दी है। सिर्फ बिहार अपनी नागरिकता साबित करेगा और बिहार में क्या है, अभी 8 से 9 ज़िला बाढ़ में डूबे पड़े हैं। वहाँ लोगों के पास रहने के लिए छत नहीं है, सड़कों पे अपने मवेशी और बच्चों को लेकर तंबू चादर गाड़ के रह रहे हैं सड़कों पे। ऐसे लोगों को केंद्र सरकार ये कह रही है कि अपनी नागरिकता साबित करो। इलेक्शन कमीशन ने कहा ना, इलेक्शन कमीशन हो या ईडी हो या फलाने हो, सारे बाजू हैं भाजपा के और भाजपा के इशारे में कर रही है। बिहार की जनता ये देख रही है कि जिसने 2019 में 14 में भाजपा को सरकार बनाने में सबसे ज़्यादा मदद बिहार ने की, ऐसे बिहारियों पे को किसी अन्य देश का नागरिक साबित करना चाहते हैं। जो 2024 में आपको सरकार तक लेके गया, वो बिहार के लोगों को आप बांग्लादेशी और नेपाली साबित करना चाहते हैं। जिस बिहार को आपने सिर्फ छला है, डबल इंजन की बात करते हैं और बिहार के गरीब जनता को, जो लगभग 4 करोड़ जो युवा साथी हैं हमारे, जो प्रदेश में हैं, विदेश में हैं, आप बताएं कि उनका वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे ये लोग सिर्फ ये जानते हैं कि सत्ता में आने के लिए कोई भी गुंडागर्दी कर सकते हैं। ऐसे में हमारा विरोध दर्ज है और मैंने अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी आग्रह किया है कि एक डेलीगेशन ईसीआई में भी जाए और हमारी पार्टी की तरफ से पक्ष रखे। तो मुझे उम्मीद है आज से कल में हमारी एक टीम दिल्ली में भी मिलेगी। नीतीश कुमार जी ने बिहार में अमन अमान बनाए रखने के लिए बहुत सारे काम किए। उन्होंने महिलाओं पे शोषण को रोकने के लिए बिहार में शराबबंदी किया, ताकि जो लोग जो मर्द हजरात आते थे शराब पी करके, तारी पी करके आके अपनी बीवियों को मारा करते थे, उन पे जुल्म किया करते थे, वो इससे रुक जाए। ये इस तरह के स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। फिर आपको क्या लगता है कि बिहार की जो महिलाएँ हैं वो उनके साथ खड़ी होंगी नीतीश कुमार के साथ, एनडीए के साथ? शराबबंदी एक अच्छा कदम था, लेकिन अगर शराबबंदी हो जाती तो आज वही महिलाएं नीतीश कुमार जी को दर दर ढूंढ रही हैं कि शराबबंदी के नाम पे सरकारी कोष में जो पैसा आता था वो मंत्रियों के और थाना के कुछ लोगों के पॉकेट में सीधे जा रहा है और कई गुना ज़्यादा बनकर जा रहा है। होम डिलीवरी, हमको तो लगता है कि ये अगली बार पावर में आ गए तो स्विगी और बाकी जो होम डिलीवरी खाना पहुंचा रहे हैं वो दारू पहुंचाने लग जाएंगे, जिस तरह से चल रहा है। तो स्विगी से भी ज़्यादा तेज़ कहा जाता है कि होम डिलीवरी हो रहा है शराब का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। तो शराब बंद नहीं है, सरकारी कोष में शराब के जो पैसे जाने थे टैक्स के माध्यम से वो बंद है। नेताओं की जेब में पैसे कई गुने बढ़कर जा रहे हैं और उसी से ये चुनाव लड़ेंगे, उसी से वो खर्च करें। शराबबंदी की जब बात आती है तो तारी का मामला भी आता है और अभी कई सारी पार्टियां हैं जो तारी पर से पाबंदी हटाने की क्या डिमांड कर रही है। हमने देखा कि जीतन राम मांझी ने इसके लिए कैंपेन चलाया, हमने देखा महागठबंधन ने, राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर लगातार आवाज़ उठाया, आप लोग भी इस पर बात करते हुए नजर आए। ये तारी पे पाबंदी हटाने की बात क्यों होती है आखिर? क्या आप चाहते हैं कि तारी पे पाबंदी हट जाए और लोग तारी पी करके आवे अपनी बीवियों पर जुल्म करे? नहीं, ताड़ी में वो नशा नहीं है जो शराब का है, सबसे पहली बात यह है। दूसरा यह है कि ताड़ी एक समाज का व्यवसाय पीढ़ी दर पीढ़ी से रहा। उनको वैकल्पिक कोई नौकरी देने का प्रस्ताव नीतीश कुमार जी के पास नहीं रहा और लाखों की संख्या में है वो। यही नहीं, ताड़ी के नाम पे दलित समाज की एक बड़ी संख्या जेल में बंद है और जहां सुप्रीम कोर्ट ये आदेश देता है कि जेल से जो छोटे मोटे केसेस में जो अपराधी बंद हैं उनको मुक्त किया जाए और जेल के बोझ को कम किया जाए।
ऐसे में नीतीश कुमार जी से, हालांकि मैं कुछ शिकायत अब नीतीश कुमार जी से रही नहीं, चूँकि वो सीनियर भी हो गए, बीमार भी रहते हैं, उनकी याददाश्त भी कमज़ोर है, वो तो बंदी हैं, कुछ लोगों ने उनको बंदी बना रखा। भारतीय जनता पार्टी के बंदी हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो जेडीयू में शामिल हैं, उन लोगों ने उनको बंदी बना रखा है और वही निर्णय लेते हैं। चार यार की बात तो नहीं कर रहे हैं आप? 4 हैं या 3 हैं, मैंने गिना नहीं है, लेकिन बिहार उनको चेहरे और नाम से जानता है। अभी बिहार में जातीय समीकरण पे बात तो हो ही रही है, विचारधाराओं की बातें तो हो ही रही है, लेकिन ऐसे में एक सवाल ये आता है, क्या सिर्फ वो जातीय समीकरण और विचारधाराओं पे बात होती रहेगी, या बिहार के विकास के जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा पार्टियों की तरफ से की जाएगी? क्या बिहार का युवा ऐसे ही बाहर में जा कर के अपने जॉब तलाशेगा, दर दर भटकेगा, या बिहार में भी उनके लिए कोई ठिकाना होगा? बिहार में जॉब लेकर के बैठे आए हैं यूपी के लोग, ये वेस्ट बंगाल के लोग, दिल्ली और महाराष्ट्र के लोग बिहार में जॉब ले रहे हैं, और बिहार के लोग जाकर के दूसरे स्टेट में दर दर भटक रहे हैं। डोमिसाइल नीति की लगातार मांग हो रही है। अभी 2 दिन पहले भी प्रोटेस्ट जो है पटना के अंदर हुआ, कल भी प्रोटेस्ट हुआ है, लगातार युवाओं की तरफ पर आवाज़ उठ रही है। इन सब मुद्दों पे आज़ाद समाज पार्टी और आप क्या कर रहे हैं, आगे क्या आपके इरादे हैं? देखिए, सबसे पहले तो लड़ाई हमारे बहनों के सम्मान का है। जो जिस तरह से बिहार में रेप बढ़ा, वो सामान्य घटना हमारे लिए नहीं हो सकती। दूसरा है, जिस तरह से मुसलमान और दलितों की हत्याएं रोज़ का एक रूटीन बन गया, पहले उस पर हमें लड़ना है। अब रही बात नौकरी की, डोमिसाइल नीति नहीं होने से नीतीश कुमार जी सिर्फ बिहार को ये आंकड़ा बता दें कि यूपी और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और बाकी जगह से जो लोग आकर टीचर की नौकरी लिए, कितने प्रतिशत वो लोग नौकरी पर हैं और कितने प्रतिशत छोड़कर वापस चले गए। ये आंकड़ा अगर नीतीश कुमार दे दें तो बिहार को ये समझ में आ जाएगा कि स्थानीय नीति, डोमिसाइल नीति को लागू करना कितना अनिवार्य है बिहार के लिए। उनमें से मैं आपको ये कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ डबल इंजन सरकार को, कि जो टीचर्स में बहाली हुई, जो अन्य प्रदेशों से लोग आए, उसमें से 50% लोग भाग चुके हैं नौकरी छोड़कर। लेकिन अगर यही स्थानीय नीति होती, अगर यही डोमिसाइल नीति होती, तो आज वो 50% सीटों पर दोबारा से बहाली नहीं करनी पड़ती और बिहार के लोग आज नौकरी कर रहे होते, कई घर खड़े हो गए होते हमारे समाज के। डोमिसाइल नीति नहीं लागू करने के पीछे ये कहा जाता है कि हम चाहते हैं कि जो हर तरह की सलाहियतें हैं वो आ सके डिपार्टमेंट्स के अंदर में, स्कूल्स के अंदर में, एजुकेशनल इदारों के अंदर में, इसलिए जो है डोमिसाइल नीति लागू नहीं किया जाता है। इस पर आप क्या कह रहे हैं? तो भाजपा पहले यूपी से हटा देना डोमिसाइल नीति, क्यों नहीं हटा दे रही है? भाजपा अपने राज्यों से हटा दे, भाजपा तो रखे भी है। भाजपा ये चाह रही है कि जो उनके कार्यकर्ता हैं उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश को हो, उनको बिहार में अनैतिक तरह से नौकरियां देकर अपने लिए अपने लोग बिहार में फिट किए जाएं। राजनीतिक साजिश भी है क्या? राजनीतिक साजिश है, षड्यंत्र है और बिहारियों के खिलाफ है। आपने इसके लिए क्या किया? हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है, इस पे लगातार अपने रैलियों में, अपने इसमें आवाज़ उठाई जा रही है। और ताड़ी के लिए तो हम लोगों ने पूरी सभा की है, घेराव किया है, मेमोरेंडम दिया है, लेकिन अब सत्ता हमारी नहीं है। 2025 में अगर शोषित वंचित समाज ने हमें सत्ता में बिठाया तो ये एक रात का खेल है। और मैं तो कह चुका कि जो बालू की लूट देश बिहार में मचाई है, नीतीश कुमार जी और भाजपा के मित्र लोग जो बालू को लूट कर अरबपति बन रहे हैं, उन सब लूट में आरक्षण को लागू करेंगे। आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि रामविलास पासवान जी का पुण्यतिथि है आज, कुछ कहना चाहेंगे आप? दलितों के बड़े लीडर, बहुजन समाज के बड़े लीडर, समाजवादी राजनीति और अम्बेडकरवादी राजनीति के बड़ा चेहरा रहे हैं वो। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और चिराग पासवान जी को कहता हूँ कि रामविलास पासवान जी ने जिस तरह से संघर्ष किया, जिस तरह से गरीबों की बात की, तो उस विचारधारा पर लौटने का प्रयास करें। बहुत शुक्रिया। जौहर आज़ाद साहब थे जिन्होंने अपने पार्टी की चुनावी तैयारी के बारे में हमें बताया, साथ ही दलितों, मुसलमानों, महिलाओं और बिहार के युवाओं के लिए जिन मुद्दों को लेकर के ये लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से लड़ रहे हैं, जो इनके इलेक्शन के मुद्दे होंगे, उन तमाम पर इन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी है। इन्होंने महागठबंधन को भी कुछ इशारे दिए हैं, जो महागठबंधन समझती है या नहीं, आगे देखना होगा। जुड़े रहिए ऐसे इंटरव्यूज़ के लिए इंसाफ टाइम्स के साथ।